बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इलाहाबाद से खबर है कि यूपी की सबसे बड़ी नेती सेंटर जेल में फैली कोरोना की वबा। सेंट्रल जेल बंद में 130 कैदी कोरोना से हुए मुतासिर। जेल में तैनात 12 सिक्योरिटी गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जेलर और 2 डिप्टी जेलर कोरोना की जद में आए। जेल में बंद 114 मर्द और 9 खातून कैदियों में कोरोना की हुई तस्दीक। जेल में बनाया गया 120 बेड का कोविड अस्पताल। जेल इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। अभी तक किसी कोरोना मरीज की नहीं हुई है मौत। इस वक्त नैनी सेंट्रल जेल में 4,272 कैदी है बंद। तो चलिए सीधा रुख करते हैं अपने नुमाइंदे मुश्ताक। मुश्ताक, क्या सूरत हाल है नैनी सेंट्रल जेल की? इंशा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये इलाहाबाद की जो नैनी सेंट्रल जेल है वो यूपी की सबसे बड़ी सेंट्रल जेल है और 4,000 से ज्यादा कैदी यहाँ पर जेरे समाअत कैदी भी हैं और सजा याफ्ता कैदी भी हैं। और उसी की जेल के बिल्कुल बगल में ही जो खवातीन की जेल है उसमें उनकी यानी औरतों की जेल भी है। यहाँ पर बहुत कई हफ्तों से ये बात गर्दिश कर रही थी कि जब कोरोना की दूसरी लहर जब आई है तो नैनी सेंट्रल जेल में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन कंफर्म नहीं कर रही थी इंतजामिया, जो जेल की इंतजामिया है। अब जेल इंतजामिया ने जो बात कंफर्म की है वो काफी मतलब तशवीशनाक है। इसमें एक जेलर जो है वो कोरोना से मुतासिर हुए हैं, 2 डिप्टी जेलर कोरोना से मुतासिर हुए हैं और तकरीबन 123 और 24 के दरमियान कोरोना से जो मुतासिर हुए हैं जो कैदी हैं उसमें खवातीन कैदी की तादाद 9 है। तो ये एक बहुत तशवीशनाक बात है जो अभी तक बहुत महफूज मानी जा रही थी नैनी सेंट्रल जेल। वहां पर कोरोना मुतासरीन की तादाद इतनी बड़ी तादाद में वो सामने आई है। तो ये एक बहुत तशवीशनाक बात है उन लोगों के लिए जो कोरोना के अमराज से जूझ रहे हैं। कि जो वहां पे दीगर कैदी मौजूद हैं, क्या उनके लिए कोई सहूलत रखी गई है? देखिए, जेल इंतजामिया ने 120 बेड का अभी कोविड हॉस्पिटल जेल के अंदर ही बनाया है और अभी उनका ये कहना है जेल सुपरिटेंडेंट का कि अभी हालात इस तरह के खराब नहीं हुए हैं कि किसी वो कैदी की हालत जो तशवीशनाक हुई है और उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। तो अभी जेल के अंदर ही कैदियों का इलाज किया जा रहा है। जो कैदी कोरोना से मुतासिर हुए हैं वो अभी जेल के अंदर ही उनका इलाज किया जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि जेल के अंदर जो बुनियादी सहूलतें हैं कोरोना मरीजों के लिए वो दस्तयाब हैं, यानी जेल के अंदर उनको ऑक्सीजन मुहैया है, जो इब्तदाई दवाएं हैं हिफाजती वो मैसर हैं। तो अभी उन्होंने कहा है कि हालात जो है पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। अभी इस तरह के हंगामी हालात नहीं हुए हैं कि जेल के कैदियों को किसी बड़े हॉस्पिटल में या सरकारी कोविड हॉस्पिटल में उनको दाखिल किया जाए। लेकिन बहरहाल इतने बड़ी तादाद में मरीजों का निकाल आना, कैदियों के अंदर कोरोना का फैलना बहुत तशवीशनाक बात है। मैं ये भी बता दूं इंशा, यहाँ पर जो नैनी सेंट्रल जेल है वो अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा वहाँ कैदी रखे गए हैं। यहाँ तकरीबन 2,000 कैदियों की कैपेसिटी है और 4,000 से ज्यादा वो जो है कैदी यहाँ रखे गए हैं। तो आप अंदाजा कर सकती हैं कि जो समाजी फासले का कोरोना की जो गाइडलाइन है वहाँ किस तरह से उस पर अमल हो रहा होगा। तो बहरहाल एक तशवीशनाक बात है जो नैनी सेंट्रल जेल से निकल करके आई है। गरचे इंतजामिया ने कहा है कि हमने कोविड हॉस्पिटल बना दिया है, 120 बेड का, उनको अलहदा कर दिया है, उनको आइसोलेशन में डाल दिया है। लेकिन बहरहाल ये देखना ये होगा कि आने वाले सवाल ये है मुश्ताक के जो वहां पे दीगर कैदी अभी मौजूद हैं जो अभी कोरोना से महफूज है, क्या उनके लिए कोई इंतजाम किया गया है? जैसे कि आपने अभी बताया कि 2,000 वहां की जगह है और वहां पे 4,000 कैदी मौजूद है, तो दीगर जो कैदी है उनके लिए कुछ इंतजाम रखा गया है? जेल सुपरिटेंडेंट से जो बात हुई उनका ये कहना है कि हमने वो कैदी जो अभी कोरोना से मुतासिर नहीं हुए हैं, महफूज हैं, उनके लिए अलहदा इंतजाम किए गए हैं। अभी जब जमाती तबलीगी जमात के लोगों पर जब
कोरोना के तहत उनको बंद किया गया था, तो एक नैनी सेंट्रल जेल में एक ब्लॉक बनाया गया था जो जमाते तबलीग के लोगों से मुंसलिक था और उनको अलहदा रखा गया था। और उसमें उस ब्लॉक में भी बहुत से कैदी जो है शिफ्ट किए गए हैं, क्योंकि अब ज्यादातर जमाती जो है अपने घरों को जा चुके हैं, अपने मुल्कों को जा चुके हैं, तो वो जगह खाली थी, वो बिल्डिंग खाली थी, तो उसका इस्तेमाल उनके लिए किया जा रहा है। जो कैदी अभी मुतासिर नहीं हुए हैं उनको महफूज मकामात पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन इंशा आपको ये बता दें कि कैदियों का मामला बड़ा सेंसिटिव होता है, उनकी सिक्योरिटी का, और वो ये कि वो कहीं वो फरार ना हो जाए इसका भी होता है। तो इस बात का भी बड़ा ख्याल रखा जा रहा है कि जो कैदी भी जहां भी शिफ्ट किए जाएं वो कैद के मैनुअल के तहत ही शिफ्ट किए जाएं। तो इसमें थोड़ा सा सुस्त रफ्तारी है और अभी उस तरह के इंतजामात नहीं हो पाए हैं जैसे नैनी सेंट्रल जेल के अंदर होते हैं। बहरहाल जेल इंतजामिया ये कह रही है कि वो कैदी जो अभी कोरोना से मुतासिर नहीं है उनको महफूज मकामात पर शिफ्ट किया जा रहा है। जी, उम्मीद की जा रही है कि अब जो बाकी कैदी जो हैं जो अभी कोरोना से महफूज हैं उनके लिए कुछ खास इंतजाम किए जाएंगे ताकि वो कोरोना से महफूज रहे। चलिए मुश्ताक, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और आम लोगों के साथ साथ डॉक्टरों के अंदर भी डर का माहौल है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में डॉक्टर नौकरी छोड़ रहे हैं। कानपुर में जब प्राइवेट अस्पताल को कोविड स्टेशन मिला है, बड़ी तादाद में डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ दी है। कानपुर के डीएम ने कहा कि डॉक्टरों का काम है आवाम की खिदमत करना। अगर इस तरह से डॉक्टर भागेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते डॉक्टर्स की विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, और हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, जिसके लिए समाज उनका हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। पर कुछ ऐसे मैटर्स भी सामने आए हैं जिसमें गवर्नमेंट अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में जो डॉक्टर्स ऑलरेडी नौकरी पे थे वे अपनी नौकरी छोड़कर इसलिए जा रहे हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक उन्हें काम न करना पड़े। ये सोसाइटी ने उनके एजुकेशन में, उनके ट्रेनिंग में जो इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि अपने मेडिकल नॉलेज को वो इस वक्त इस्तेमाल करें। अगर ऐसी कोई खबर आती है कि कोविड-19 के चलते किसी डॉक्टर ने, पैंडेमिक के चलते किसी डॉक्टर ने अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़ा है, तो इसको गैर जिम्मेदाराना माना जाएगा, उसकी जांच की जाएगी। और यदि पाया जाएगा कि वो केवल इसलिए छोड़ के जा रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक में काम न करना पड़े या अपनी अनड्यूली हाई सैलरी मांग रहा है, तो इस पे जांच के बाद अगर उसको दोषी पाया जाता है तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए सीधा रुख करते हैं अपने नुमाइंदे संदीप। संदीप, ये बताइए कि डॉक्टर अपनी खिदमत अंजाम देने के बजाय भाग रहे हैं, क्या कुछ वजूहात हैं? जी ईशा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये मामला सामने आया, ये जांच के बाद खुलासा हुआ कि जब से प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना का स्टेटस मिला है, यानी कि कोरोना का इलाज वहां शुरू हुआ है, तो वहां जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो नौकरी छोड़ रहे हैं, या जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी आना बंद कर दिया है। आधे से कम स्टाफ हो गया है। मरीजों के इलाज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सरकारी अस्पतालों से भी ऐसी सूचनाएं आई हैं। तकरीबन 12 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है। तो कहीं ना कहीं कोरोना के पैंडेमिक के चलते लोग डर रहे हैं, तो साथ ही डॉक्टर भी डर रहे हैं और इलाज करने से कतरा रहे हैं। ऐसे में डीएम ने यह बयान दिया है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी और जांच के बाद जांच में अगर ऐसा ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो इन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसे लोगों को, यानी कि डॉक्टर जिन्हें समाज की सेवा करना है, लोगों की जान बचाना है, जब ऐसे समय में वो भागेंगे। संदीप, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि इंतजामिया के जो इंतजाम रखे गए हैं वो काफी नाकाफी है, जिसकी वजह से डॉक्टर मजबूर हो रहे हैं कि वो अपनी नौकरियां छोड़कर अपने घरों में महफूज रहना चाहते हैं? क्योंकि जब एक मुहाफिज ही महफूज न कर सके तो इस तरह की हिफाजत किस काम की है? जी, कहीं ना कहीं बिल्कुल जिस तरह से अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, बदइंतजामी देखने को मिली है, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली है, यहाँ तक कि अगर अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों के अलावा मेडिकल स्टोर्स में भी जो सामान मरीजों के लिए होने चाहिए वो मिल नहीं रहे हैं। अगर वो मिल रहे हैं तो उसकी कालाबाजारी हो रही है। कई ऐसी खबरें सामने आई हैं, इसलिए लगातार इस तरह की मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को भी इसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब मरीजों को इलाज नहीं मिलता है और उनको कुछ नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं ऐसी संभावनाएं होती हैं कि उनका गुस्सा बाहर निकल कर आता है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर इस वजह से भी शायद कतरा रहे हैं अस्पतालों में जाने से, और कहीं ना कहीं उनके अंदर पैंडेमिक भी है, यानी डर भी है इस महामारी को लेकर। जी ईशा जी, अब आगे की क्या कुछ इसके लिए लाए अमल होगा? देखिए, जिस तरह से डीएम ने कहा है कि ऐसे लोग जो लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं, इस समय उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, लोगों की जान बचाएं, समाज की सेवा करें। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का बयान और ये आदेश दिया है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी तो निगरानी बढ़ेगी
और डीएम ने ये भी आदेश दिए हैं कि ऐसे लोगों की लिस्ट, यानी कि जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके लिए एक टीम बनाकर उनकी लिस्ट मंगवाई जाएगी और कौन कब आ रहा है इसकी पूरी जानकारी रखी जाएगी। जी ईशा जी, तमाम तर तफसीलात के बेहद शुक्रिया। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, मिलते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए लोग टीके लगवाए, हरगिज गफलत न बरते, क्योंकि जान है तो जहां है। बंगलुरु में मुस्लिम नुमाइंदों और दानिश्वरों ने ये पैगाम दिया। जो भी हो, वैक्सीनेशन लेना जरूर, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आम आवाम के लिए, हर कोई इंसान के लिए, जो कोई मेरी आवाज सुन रहा है, प्लीज वैक्सीनेशन लेने की कोशिश करो। अगर कीमत देना पड़े तो भी दो, लेकिन वैक्सीनेशन लो 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 लो, वैक्सीनेशन लो। देखा गया तो ये मालूम हो रहा है कि वैक्सीन के खिलाफ कहीं ना कहीं इसके खिलाफ प्रोपोगंडा हो रहा है। देखिए, वैक्सीन जिस तरीके से दूसरे वबा के लिए वैक्सीन दी गई थी पहली, चाहे प्लेग की बात हो या मलेरिया की बात हो, कोई और चीज़ की बात हो, उसी तरीके से ये वैक्सीन भी ये वबा दूर करने के लिए वैक्सीन बनी है। बाकी जो कई लोगों को थोड़ा बहुत उसके असरात बुरे तरीके से हो रहे हैं, लेकिन 95% वैक्सीन लेना हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। गलतफहमियाँ फैलाई गई, वाहिमादी फैलाई गई, लेकिन अब तक जिन लोगों ने टीका लिया है और इंजेक्शन लिया है उनके पास से कोई ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे मालूम होता है कि इससे कोई ख़तरा लाहिक है लोगों को। लिहाजा मेरे ख्याल में मुस्लिम कम्युनिटी को पूरा साथ देना चाहिए हुकूमत का, और तमाम पूरे पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जाना चाहिए, जो उनके अंदर मुदाफ़ियत की कोई कैपेसिटी पैदा करेगी। मुंबई के मालाबार हिल सेवक जत्था और मिलन सिख युवा ने ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद के लिए कॉल सेंटर की शुरुआत की है। यहां कोई भी ऑक्सीजन के लिए कॉल कर सकता है। यहां सिलेंडर मुफ्त में फराहम कराया जाता है, लेकिन सिक्योरिटी मनी के तौर पर 6,000 रुपए जमा कराए जाते हैं, जो बाद में वापस भी किए जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर देने से कबल पूरी जांच पड़ताल की जाती है। ऑक्सीजन के लिए लोग कॉल कर रहे हैं, तो फिर हमने स्टार्ट किया ड्राइव के लिए कि कहाँ से कैसे चालू किया जाए। थैंक्स टू डॉक्टर अजमुद्दीन जी, जिनके कारण हम ये सक्सेसफुल कर पाए। अब ये सिस्टम ऐसा है कि सब जो हमको एक कॉल सेंटर सेटअप किया जिसके अंदर 4 नंबर वायरल हुए हैं। थैंक्स टू सोनाक्षी सिन्हा ऑल्सो, कि जिन्होंने हमको सपोर्ट किया इंस्टाग्राम पे, उसके बाद ये नंबर ऐसे वायरल हुए हैं। तो हम नॉट ओनली ऑक्सीजन सिलेंडर ड्राइव करें, हम कहाँ पे जो बेड्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे जो जिसकी ज़रूरत है, हमको बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। कोई कांदीवली से आ रहा है, कोई मीरा रोड से। हम नियरेस्ट सेंटर्स हम लोग के पास है, 26 सेंटर्स हैं, हम उनको वहाँ पे डाइवर्ट करते हैं ताकि पब्लिक पैनिक में ना आए। एंड ऑफ द डे हम उसके लिए सक्सेस हुए हैं। और अहमदाबाद में रिक्शा चलाने वाले फरिश्ता बनकर सामने आए हैं। कोरोना के केसेस में इजाफे के चलते एम्बुलेंस वक्त पर न मिल पा रही है। ऐसे में अहमदाबाद में ऑटो ड्राइवर यूनियन ने ये सर्विस शुरू की है। ये सर्विस बिल्कुल मुफ्त है। एक वक्त में तकरीबन 10 ऑटो अपनी खिदमत अंजाम देंगे। 15 फाउंडेशन और अहमदाबाद ऑटो यूनियन की जानिब से ये सर्विस मुहैया कराई जा रही है। महामारी के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी मची है, तब हमारी रिक्शा यूनियन, अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन और पन्ना फाउंडेशन द्वारा ये आयोजन कल से चालू किया है, जिसमें 10 ऑटो कामगिरी करेगी। खास करके कोरोना पेशेंट है, उनको घर से कोई सामान लाना है, कोई रिपोर्ट कराना है, हॉस्पिटल जाना है, उसके लिए ये सुविधा मिलेगी। उसके लिए एक ऑटो हेल्पलाइन नंबर जो मैं बता रहा हूँ कि 7600660760 ये नंबर पे कोरोना दर्दी जब फ़ोन करेंगे तो उनके वहाँ रिक्शा आ जाएगी, क्योंकि हाल 108 और एम्बुलेंस सफिशियल नहीं है, पहुंच नहीं पा रहे हैं। तब ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्शा ही एक विकल्प है। इस वजह से हम ये महामारी में सपोर्ट कर रहे हैं अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन और साथ में पन्ना फाउंडेशन के सहयोग के द्वारा। कोरोना की इस वबा में जहां लोग बिछड़ रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं और मौत की इस जंग में खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान पर दूसरों को तरजीह दे रहे हैं। नागपुर से नारायण ने रोती हुई खातून को देखा तो कहा, मेरा बेड ले लो और अपने शोहर की जान बचाओ। मैंने अपनी जिंदगी जी ली। और वो कहते हुए नारायण ने अपना बेड दूसरे कोरोना मरीज को दे दिया। नारायण खुद कोरोना पॉजिटिव थे। एमपी के सीएम ने इस वाकये पर ट्वीट करते हुए खराज अकीदत पेश किया।
महाराष्ट्र के जलगांव में अपनों को पाने का सीख क्या होता है, सुख क्या होता है, इस मियां बीवी के काम से जाहिर होता है। खबर के मुताबिक 14 दिनों तक अस्पताल में कोरोना की जंग जीतकर घर लौटी बीवी का इसके शोहर ने आरती उतारकर इस्तकबाल किया। अपने शोहर के इस अमल में जलगांव शहर के सिंधी कॉलोनी में रहने वाली राधिका की आंखें छलक पड़ी है। बताया जा रहा है कि राधिका का शोहर नरेश भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था और राधिका की अनथक मेहनत और कोशिशों के नतीजे में नरेश सेहतयाब हो गए थे। बाद में उनकी राधिका भी कोरोना से मुतासिर हुई और अस्पताल से लौटने के बाद नरेश ने अपनी बीवी का शानदार इस्तकबाल किया। वादी के उभरते गुलकार और इंडियन आइडल में पहली मर्तबा कश्मीर की नुमाइंदगी करने वाले शेख अनीस ब्रेन ट्यूमर से मुतासिर है। अनीस की वालिदा और भाई की भी कैंसर से ही मौत हो चुकी है। वालिदा और भाई के इलाज में अनीस की माली हालत अब खराब हो चुकी है। अनीस अब अपने इलाज के लिए माली ताउन तलब कर रहे हैं। पेश है हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवीज भट्ट की खुसूसी रिपोर्ट। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मेरी इस दिलकश और जज्बाती आवाज के पीछे शदीद दुख और दर्द छिपा हुआ है, जिसे सिर्फ इंसानी दिल ही महसूस कर सकता है। ये आवाज है नौजवान गुलकार शेख अनीस की, जिसने इंडियन आइडल में पहली मर्तबा कश्मीर की नुमाइंदगी की थी। एक हाथ से माजूर अनीस पिछले कई वर्षों से अपनी खूबसूरत आवाज से लोगों का दिल मोह रहे हैं। उनका हालिया नगमा साहिबो सच में छम काफी मकबूल रहा। सच में छम जानी वक्त में असल छावतम कूद काला रोज इस नगमे की लॉन्चिंग के मौके पर अनीस को ब्रेन ट्यूमर होने का पता चला। डॉक्टरों ने सर्जरी का मशवरा दिया, जिसके बाद भारी रकम की जरूरत है, लेकिन इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना अनीस के लिए मुश्किल है। अनीस की वालिदा और भाई की कैंसर से मौत हुई, जबकि दिल का दौरा पड़ने से उन वालिद भी इंतकाल कर गए। जब मैं इंडियन आइडल के ऑडिशन में गया था, उस टाइम मेरे भाई का कैंसर हो गया था डायरेक्ट, तो उसमें कोलन कैंसर हो गया था। तब जब इंडियन आइडल में मैं था तो मेरे भाई की डेथ हो गई थी। इवन मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरे भाई की डेथ हो गई। जब मैं लगभग 40 डेज़ के बाद मैं वापस आया तो मेरे भाई की डेथ तब हो चुकी थी। उनकी डेथ कैंसर से हो गई, तब मैं इंडियन आइडल में ही था। तो उसके बाद मेरी मम्मा की भी डेथ कैंसर से ही हो गई और रिसेंटली मेरे पापा की भी डेथ हो गई, उनका हार्ट अटैक से डेथ हो गया। और मैं लास्ट टाइम मैं अपना डेब्यू बना रहा था सॉन्ग एक साहिबो सच्चा में चेनी, वो कश्मीर अनप्लग्ड के साथ। तो उस टाइम हम वो उस पर काम कर रहे थे, वो वीडियो बनाते बनाते मुझे मतलब मैं तो ठीक था, मुझे कुछ ऐसा पता नहीं था कि मैं बीमार हूँ अंदर से। तो जब वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमने सोचा कि रिलीज़ करेंगे अच्छे से। तो उसके बाद मेरा खुद का ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हो गया। अनीस के बड़े भाई पेशे के एतबार से एक कारपेंटर हैं और उनके लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। घर में 3 अमवात की वजह से उनकी माली हालत पहले ही खराब हो चुकी है। तो अभी हम इस वक्त उन सोर्सेज में नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम मैं अपने भाई का इलाज करवा सकूं। मैं तो एक मजदूर हूं, तो इसमें तकरीबन 15-17 लाख लगते हैं, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो हम अब लोगों से अपील करते हैं कि अगर आपकी कंट्रीब्यूट से कुछ हो सकता है तो एक जान बचाना फ़र्ज है। जैसे मेरा भाई है वैसे ही ये पूरी दुनिया का भाई है। अनीस
अपने इलाज के लिए मदद तलब करने के लिए पहले पशुपेश का शिकार थे, लेकिन बिगड़ती सेहत को देखते हुए उनके पास अब कोई चारा भी नहीं बचा है। अनीस को उनके दोस्तों ने क्राउड फंडिंग का मशवरा दिया है। अनीस को सर्जरी के लिए दिल्ली जाना है। सर्जरी विद पोस्ट सर्जरी अगर हम देखें तो हमने मतलब मैं दिल्ली में भी गया, लगभग 4-5 हॉस्पिटल्स में मैंने विजिट किया, वहाँ पे मैंने कंसल्टेशंस भी ले ली। उन्होंने मतलब सर्जरी का लगभग वो 5 to 6 लाख, लेकिन इसमें पोस्ट सर्जरी जो इसमें सर्जरी के बाद जो खर्चा लगभग उसमें 15 to 17 लाख इसमें लगते हैं पोस्ट सर्जरी, क्योंकि इसमें जो दवाई वगैरह कीमो वगैरह और उसमें बाकी टेस्ट वगैरह पेट स्कैन बाकी स्कैन्स वगैरह होते हैं, उसमें खर्चा ज़्यादा आता है बहुत। किसी इंसानी जान को बचाने से बेहतर और कोई अमल नहीं हो सकता। अब तो रमजान का मुकद्दस महीना भी चल रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिसने किसी की जान बचाई उसने गोया तमाम इंसानों को जिंदगी बख्श दी। टीवी स्क्रीन पर अनीस के बैंक अकाउंट की तफसीलात दी गई हैं। इस अकाउंट में रकूमात मुंतकिल की जा सकती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। इस वक्त कानपुर से बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस ने पेश की आला मिसाल। 36 मरीजों को पहुंचाया ऑक्सीजन। कुछ घंटे में खत्म होने वाला था ऑक्सीजन, ताहम पुलिस ने इसी दौरान अपनी एक मिसाल कायम की है। एसीपी ने देर रात अस्पताल को पहुंचाया सिलेंडर। पुलिस की मेहनत की वजह से 36 लोगों की जान बच गई। आपको बता दें कि कानपुर पुलिस ने एक आला मिसाल पेश की है। 36 मरीजों को पहुंचाया ऑक्सीजन, जबकि कुछ ही घंटों में ऑक्सीजन खत्म होने वाला था और इसी दौरान एसीपी पांडे ने देर रात अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए, जिसकी वजह से 36 लोगों की जिंदगी बच गई। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तकिम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।